अपनी बेबाक व्यंग्यात्मक कविताओं के माध्यम से कैबिनेट मंत्री दत्ती गांव पर निशाना साधकर चर्चा में रहने वाले क्षेत्रीय कवि जगदीश ने मंत्री दत्ती गांव और उनके समर्थकों को लेकर किया खुलासा। मंत्री दत्ती गांव से आम लोगों की नाराजगी का कारण भी बताया। जनता को क्यों है शेखावत से आस, कहा कि शेखावत के आने से फिर से खुलेंगे बदनावर के विकास के द्वार। इस दौरान उन्होंने धार भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी की बेटी के कलेक्टर बनने पर भी व्यंग कसा। और क्या कुछ कहते हैं बेबाक व्यंग्यात्मक कविताओं के आंचलिक कवि जगदीश, सुनिए उन्हीं की जुबानी हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। जी हां, हमारे साथ जगदीश जागीरदार जी मौजूद है, जो कि बदनावर क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कवि है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक व्यंग करते हैं, तीव्र टिप्पणियां करते हैं, जो जन चर्चा का विषय बनी हुई है। खासे लोकप्रिय भी हैं। ज़मीनी स्तर पर भाजपा से जुड़े थे, कभी निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भी मैदान संभाला, तो अब बाबूजी राम राम अर्थात कांग्रेस की ओर रुख कर चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं लोकप्रिय कवि जगदीश जागीरदार जी से और जानते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे थे कि इतनी आक्रामक टिप्पणियां करनी पड़ती है और इन टिप्पणी करने के बाद कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार जागीरदार जी। आक्रामक टिप्पणियों के लिए आप विख्यात हैं, काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, दबाव भी आता होगा, काफ़ी चर्चित नाम है आपका। इन टिप्पणियों के करने का क्या कारण है? इन टिप्पणियों का करने का मेरा एक ही मकसद है कि बदनावर विधानसभा में जो डर जनता के मन में बैठा हुआ है, सत्ताधीशों के खिलाफ कुछ बोलना हो तो बोल नहीं पा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। मैं केवल उन लोगों को जगाना चाहता हूँ। मेरा मकसद केवल लोगों को जगाना है, इसलिए मैं सटीक, सत्य और सही टिप्पणियाँ समय समय पर करता रहता हूँ। जिस प्रकार की आप टिप्पणी करते हैं, उन टिप्पणियों के बाद कुछ सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम भी आते होंगे। उन परिणामों को आने पर खुद के मन में क्या महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। लोगों से जो प्रतिक्रिया मिलती है, कुछ समर्थन मिलता है, कुछ विरोध मिलता है, अच्छा लगता है। हमको अपनी कमियों को देखने का समय मिलता है, उससे संतुष्ट हैं हम कि जो लोग विरोध कर रहे हैं शायद या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ रहे हैं तो मेरे को दिशा निर्देश कर रहे हैं कि मैं इस लाइन से हट के ये चलूँ। और जो समर्थन मिल रहा है वो तो भारी मात्रा में मिल रहा है। लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। राजा साहब का एक बड़ा डर बैठा हुआ, लोग डरे हुए हैं। वो लाइक कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन फ़ोन पे मेरे को बताते कि भाई साहब बहुत बढ़िया लिख रहे हो, आप बदनावर की आवाज़ को उठा रहे हो, बदनावर के लोगों को ज़िंदा कर रहे हो, तो अच्छा लगता है सुन के। जैसे कि आपने बताया कि राजा साहब का एक डर बैठा हुआ है, क्या आपके मन में वो डर, वो भय नहीं है? सामान्य व्यक्ति को रहता है, हर व्यक्ति, जैसे कि आपकी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती है, उसको लेकर मन में आपके किसी प्रकार का डर या भय नहीं है? मैं इस बारे में आपसे केवल 2 लाइनें कहूँगा कि मैं वीरों का वंशज, मैं वीरों का वंशज, मैं रणधीरों का वंशज। डर किस बात का? सच बोलने वाले को डर नहीं लगता। जिसके पेंदे में रेले हों या कुछ गलत करता हो उसको डरना चाहिए, और डर होना चाहिए। डर उन लोगों को होना चाहिए जो गलत कर रहे हैं। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि बदनावर की राजनीति में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। भगत सिंह को कभी सिंहासन नसीब नहीं होता। मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों के आंसू, लोगों की पीड़ा गाता हूँ। मैं तो लोगों को यही बताता हूँ कि मैं जाट नहीं, भाट और चारण हूँ। मैं दुखी मन का उच्चारण हूँ, लोगों की पीड़ा गाता हूँ। जो सच है केवल वही बताता हूँ। जैसा कि आप बता रहे कि राजा साहब से लोग काफ़ी डर और भयभीत है, सहमे हुए हैं, क्या कारण मानते हैं इस प्रकार आप विरोध करते हो, उनका खुलकर विरोध करते हो? ऐसे क्या कारण रहे थे कि राजा साहब के आप विरोधी हो गए? किसी समय उनके साथ थे, उनका भी मोर्चा संभाला था, संदला के एक कार्यक्रम में आपने खासी उनकी तारीफ भी की थी। ऐसे क्या कारण पनपे अचानक से कि उनका विरोध आपको करना पड़ रहा है? मेरा व्यक्तिगत राजा साहब या दत्ती गांव साहब से विरोध नहीं है। मेरी मानसिकता केवल इतनी है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अगर जनता के जिस्म में कोई राजा जिंदा है तो बेकार है वो आज़ादी, और शहीदों की शहादत शर्मिंदा है। किस बात का राजा? कौन राजा? आज ये जनता के नौकर होते हैं, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के नौकर होते हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट देते हैं। हम जनता इनके माता पिता हैं, हम इनके माँ बाप, हमने इनको पैदा किया अपने वोटों की ताकत से। और जब बेटा बिगड़ जाता है तो उसको समझाया जाता है, डांटा जाता है, और फिर नहीं माने तो उसको सज़ा दी जाती है। वही क्रम में मैं चल रहा हूँ।
लोग डरे हुए हैं, आतंकित है, भयभीत हैं कि बड़ा आदमी है, नुकसान कर सकता है, मंत्री है, ये ऐसे दबाव हैं लोगों पे। लोगों के मन से तो लोग उनके साथ नहीं हैं, माहौल बिगड़ चुका है, पर लोगों में डर इसलिए खुल के आ नहीं पा रहे। सबके अपने अपने धंधे, कई मजबूरियां हैं। मैं अपने आप के लिए ये समझता हूँ कि मैं कोई मजबूर नहीं हूँ। हम जिसने पैदा किया, मारने का हक उसको है, तो डर किस बात का। जिस दिन लिखी होगी उस दिन मर जाएंगे, इसलिए खुले मन से चलता हूँ। और जो सच है, मैं राजा साहब का विरोधी नहीं हूँ। जब राजा साहब बदनावर पधारे मंत्री बनकर, तब मैंने संदला के मंच से उनके लिए जो शब्द बोले, आज तक मेरे पिताजी के लिए नहीं बोले। मैंने उनसे कहा था कि 2 मुट्ठी धूल तेरे कदमों की मुझको दे दे राजा, मैं उसको अपने माथे का चंदन कर लूँ। जाने की अगर जल्दी ना हो तो थोड़ा रुक, मैं भी तेरा स्वागत कर लूँ, अभिनंदन कर लूँ। ये शब्द थे मेरे, और इसलिए थे। मैंने कहा एक बदनावर को बरसों के बाद एक मंत्री मिला है। बड़े बड़े ख्वाब थे हमारे, सपने थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। हमको बड़े सपने दिखाए गए थे कि मंत्री बनने के बाद बहुत व्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन परिणाम यह आया कि 0 सन्नाटा। जो बदनावर का विधायक भंवर सिंह शेखावत रहते हो वो विकास कर गया, वो मंत्री रहते हो माननीय दत्तीगांव साहब नहीं कर पाए। इस बात का दुख है और इसी का विरोध है। माननीय दत्तीगांव जी से मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वो आज हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनने वादे किए हैं, उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए उनका विरोध है। वो ये पद छोड़ के घर चले जाएंगे तो हमारे राजा साहब, हम भी कह देंगे राजा साहब। पर मेरे को इस राजा शब्द से तकलीफ है कि जब हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया, शहादत दी इस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए, और हम 75 साल के बाद भी उसी गुलामी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, तो फिर हमारे जीने का मतलब क्या है? फिर कहाँ लोकतंत्र है? यही बात मैं जनता को बताता हूँ कि डर किस बात का। तुमने पैदा किया यार, हमने जिसे पैदा किया उससे क्यों डरेंगे? हमारा हक बनता है, हमने आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हमारी भावनाओं पे खरे उतरिए। आप कह रहे हो हम विकास की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये मंच से हम फैक्ट्री ले आए, हमने इंडस्ट्री दी, हमने कानवन में विद्यालय दिया, CM राइज स्कूल दिया। इससे क्या होता है? मूलभूत सुविधा कहाँ है? लोगों को सुविधा के लिए शिक्षा चाहिए। भगवान राम और कृष्ण के ज़माने में भी होता था, कहाँ विद्यालय थे? कहाँ बड़े बड़े वो ये बने हुए थे, महाविद्यालय बने हुए थे? जिन जगहों में बैठ के गुरु के चरणों में टाटपट्टी भी नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में, जंगलों में बैठ के शिक्षा प्राप्त करके एक आदमी अगर भगवान बन सकता है भारत में, भारत की शिक्षा व्यवस्था में वो ताकत है कि वो शिक्षा व्यवस्था अगर राजा राम को भगवान राम बना सकती है, कृष्ण को भगवान कृष्ण बना सकती है, उस शिक्षा की आवश्यकता है बदनावर को। इन विद्यालयों को क्या करेंगे हम? इनमें थोड़े दिन बाद आपको वो मधुमक्खियों को छज्जे मिलेंगे। हमारे बौद्धिक विकास की आवश्यकता, हमको अस्पताल भवनों की क्या ज़रूरत है? जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगा था, तब वहाँ कहाँ अस्पताल था, कहाँ ICU थी? पर हनुमान जी ने वेद को लाए लंका से, और वो जड़ी बूटी लाए, और जड़ी बूटी से वेद ने घिस के इलाज करा तो लक्ष्मण जी अमर हो गए। आज इन अस्पतालों में, बदनावर के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? यहाँ तो रेफर पॉइंट बना हुआ है, आप जिसको भी ले जाओ, डॉक्टर बैठा है, रेफर लिख देगा और आगे भगा देगा। तो फिर आपके मंत्री होने से बदनावर को फ़ायदा क्या हुआ? ये काम तो बरसों से हो रहा है, रेफर पॉइंट बना हुआ। हमको अस्पताल नहीं चाहिए माननी, बदनावर को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा चाहिए कि बदनावर जाते ही उसको रेफर पॉइंट नहीं बनाया जाए। हमको शिक्षा का वो स्तर चाहिए। आप फैक्ट्री ला रहे हो तो फैक्ट्री में केवल मजदूर बना दिया आपने हमको। हम जब मांगने जाते हैं तो आपके लोग, वहाँ बैठे लोग कहते हैं आप में योग्यता नहीं इस उद्योग में काम करने की। तो हम तो ये चाहते हैं कि उद्योग मत लाओ, पहले हमारे अंदर योग्यता पैदा करो, हमको योग्य बनाओ, ताकि हम उनकी कंप्यूटर की फाइलें चेक करें, हम उनके MD बने, MG बने, जो भी बने, बड़े पदों पर हमारे बदनावर के लोग बैठे हैं। बदनावर को आपने धूल दूषित कर दिया है। आप खैरवास जाकर देखिए, अभी पिछले दिनों बारिश हुई है, वो गांव डूब प्रभावित होने की कगार पे था। फैक्ट्री वाले सुनने को तैयार नहीं। खैरवास में जो आप फैक्ट्री लाए हो, वो सीमेंट प्लांट लाए हो, वो सीमेंट प्लांट का जो धूल के कण उड़ते हैं ना, उड़ते हैं, जब सांसें लेते हैं लोग तो उनके सांसों में जाता है, और उसके जब धड़कनों में समाएगा और जब उसके जाम होंगे वाल तो वो लोग बेमौत मरेंगे। आज अच्छा लग रहा है, भविष्य खराब है। सोया प्लांट लाए हो आप, यहाँ से इंदौर रोड पे चले जाइए, बजरंग प्लांट का एक लगा हुआ सोया प्लांट, आपको उसकी बदबू सहन नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन आने वाले कुछ वर्षों में सोया प्लांट से खैरवास में होगी। खैरवास के लोगों को लाभ क्या होगा? खैरवास का सोयाबीन डायरेक्ट थोड़ी खरीदेगा वो तो मंडी से लाएगा ना, वो तो पैसे कमाना है, धंधे वाले लोग हैं। तो ये मंत्री जी और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पूंजीपतियों की सरकार हो गई। वो लोग तो मारे जा रहे हैं, नहीं बेचारा गरीब को तो नुकसान हो रहा ना। 2018 के चुनाव के दौरान
आप एक बागी प्रत्याशी थे भाजपा के, राजेश अग्रवाल जी उनके साथ हुए थे। वही एक प्रमुख कारण रहा था कि भंवर सिंह शेखावत जी को पराजय का सामना करना पड़ा, और आप एक प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजेश अग्रवाल जी का मंच संभाला था। खुले मंच से शेखावत जी के खिलाफ कई बयान भी दिए थे। आज सब लोग आप पलक पावड़े बिछाकर शेखावत जी का इंतजार कर रहे हैं। विकास पुरुष का उनको दर्जा मिल चुका था 2013 से 18 के दौरान। अब शेखावत जी का स्वागत करने का क्या कारण मानते हैं? कारण एक ही है कि हम शेखावत जी को जब हमने बदनावर से बाहर करा, उसका कारण मैंने आपको बताया कि जनता नेता को पैदा करने वाले माँ और बाप होते हैं। जन्म उनके माँ बाप ने दिया, पर नेता के रूप में स्थापित जनता ने किया, मतदाता ने किया। जब मतदाता की बात को उन्होंने नकारा, समझ नहीं पाए कुछ लोगों को, वो आसपास कुछ लोग ऐसे थे उनको समझने नहीं दिया, और वो समझ नहीं पाए। हमने केवल राजेश अग्रवाल के साथ इसलिए रहे कि हमको उस नेता को सिखाना था कि जब बेटा बिगड़ गया तो बाप का और माँ का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को डांटे, समझाए, नहीं माने तो उसको सजा दी। वो और हमने किया उस चुनाव में। और राजेश अग्रवाल के साथ इसलिए थे कि हमको ये लगा एक विकल्प था कि स्थानीय नेतृत्व तैयार किया जाए, बदनावर की माटी में बदनावर के लाल को उपजाया जाए। फिर परिणाम ये आए, हम 32,000 वोटों के साथ मैंने लोगों को जगाने की बहुत कोशिश की, लोग जागे भी सही, पर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स से बंधे हुए लोग हैं, वो समझ नहीं पाए मेरी बात को या मैं समझा नहीं पाए, ये कमी रही। और शेखावत जी बाहर हो गए, हार गए। फिर राजेश जी अग्रवाल हारे, उसके बाद सरकार में जो उमूल चुमूल परिवर्तन हुआ, उसके बाद वो राज्य मंत्री बने। बदनावर को 1 वोट में 2 मंत्री मिले। फिर हमको उम्मीद जगी कि 1 मंत्री नहीं 2 मंत्री आए तो विकास होगा, बदनावर को सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आज हमने देखा, आकलन करा हमने भंवर सिंह शेखावत के विधायक रहते हुए और इन 2 मंत्रियों को रहते हुए बदनावर के विकास में कितना परिवर्तन आया। जब भंवर सिंह शेखावत विधायक थे तब उनने 50 पैसे विकास करा था, नर्मदा लाना उनके उसमें था, और उनने टेंडर तक डलवा दिए थे। बदनावर की ज़मीन आज तक नर्मदा के लिए तरस रही। इन बार बार बीजेपी में राजवर्धन जी के आए बाद भी इनने यात्रा निकाली, कलश लिए, लोटे लिए, 2 केले लिए, गाँव नर्मदा को घुमाया, वो नर्मदा लोटे से बाहर ही नहीं आ पा रही। इसलिए विकास पुरुष के नाते हमको भंवर सिंह जी के साथ जो हमने गलत किया या हमसे हो गया गलत, हम भावनाओं में बह गए, उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी को वापस बदनावर लाना जरूरी था। और आज स्थिति यह है कि इस आदमी को सुधारने के लिए थाने क्यों बने? भाई जब अपने से कोई चीज़ नहीं सुधरती तो अपन रिपोर्ट डालते, थाने पुलिस आती, फिर सुधरते हैं, कानून व्यवस्था है। तो हमारा थानेदार भंवर सिंह शेखावत है, हमको दिख रहा है वो आदमी इसको सुधार देगा। इसलिए हमको भंवर सिंह जी को वापस लाना पड़ा। और यही बड़े कारण रहे कि अगर वो आदमी विधायक रह के इतना विकास कर सकता, अगर मंत्री बनेगा, कांग्रेस की सरकार बनती है, मंत्री बनेगा, तो विकास की संभावनाएं बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमको लाना पड़ा। नर्मदा आज भी द्वार पर आकर खड़ी है, बदनावर के दरवाज़ा खटखटा रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। क्या मानते हैं, उसको भंवर सिंह शेखावत ला सकते हैं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ला सकते हैं? माननीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के बस का अब नहीं रहा। जब आप सरकार में मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, आपको 3-3.5 साल का मंत्रिमंडल का कार्यकाल मिला, तब आप नर्मदा को जहां भंवर सिंह जी छोड़ के गए थे उस तट से आगे नहीं बढ़ा पाए। अब असंभव है। और भंवर सिंह पे ये भरोसा है कि भंवर सिंह शेखावत वो चीज़ करेगा। उनको यहाँ स्थिर रूप से रहने नहीं आना, ये उनका आखिरी चुनाव है, उनके जीवन का भी आखिरी चुनाव। उम्र के एक उस पड़ाव पे चले गए हैं, तो उनका ये है कि वो यहाँ आए, इस चुनाव को लड़ें, जीतें और अपने भांजे को अपने साथ ले जाए। वो तो यही रहे इस चुनाव हारने जीतने के बाद, तो अपने भांजे को हरा के अपने साथ ले जाए, हमारी बदनावर को आज़ाद कर दे, हमारे छोटे छोटे लोग लड़ा करेंगे, हम हमारा विकास कर लेंगे साहब। बदनावर के जो आम मतदाता है, प्रबुद्ध जन है, उनको क्या संदेश अपनी कविता के माध्यम से देना चाहेंगे? प्रबुद्ध जनों से और बुद्धिजीवी लोगों से यही निवेदन है कि आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जीवन भर लड़ते हारते जीतते रहेंगे। ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी का चुनाव है। आप राजनेता को मत देखो उसकी बातों के उस पर छलावे में मत आइए। मैं आपको एक बड़ी चीज़, विचित्र चीज़ बताता हूँ, कोई बताएगा नहीं। आज तक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के पिताजी चुनाव लड़ते थे। उस समय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी विदेश में पढ़ते थे, झंडे हमारे माँ बाप उठाते थे। फिर राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव विदेश पढ़ के आए, डायरेक्ट नेता बन गए, झंडे हमने उठाए, हमारे बच्चे झंडे उठा रहे हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। किसी भी नेता को देख लो आप, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज जी सोमानी हैं, आपने सुना ही होगा और देखा है आपने, उनकी बेटी कलेक्टर बनकर दिल्ली से लौटी हैं। मनोज सोमानी पिछले 20-25 वर्षों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम के हमारे हाथों में हिंदुत्व का झंडा,
एक हाथ में बीजेपी का झंडा थमाया कि हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। हम लग गए, किताब कापियाँ फेंकी और हम हिंदुत्व बचाने लग गए। हमको हिंदुत्व के झंडे पकड़ा दिए और खुद की बेटी को किताब और कंप्यूटर देकर दिल्ली भेज दिया। बेटी वर्षों के बाद कलेक्टर बनकर आई और हम मंत्री, मंडल मंत्री, कमंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष बनकर तालियां बजा रहे हैं। नेता वो, नेता के बेटे कलेक्टर और कार्यकर्ता के बेटे नौकर। तो इस परंपरा को तोड़ो। मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, कि समझो आपके बच्चों के भविष्य के साथ ये नेता खिलवाड़ कर रहे हैं। दे क्या रहे हैं ये? आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है? मैं तो इसलिए लोगों को जगाना चाहता हूँ। मैं कविता, कोई माँ सरस्वती का वरदान है, मेरा बाप की ताकत नहीं कोई जाट का छोरा कविता लिख दे। अभी तो लोग कहते हैं जाट का छोरा सीधा बोलता ही नहीं है, पर उस माँ की कृपा है, शायद उसने मेरे को निमित्त के रूप में चुना है। मैं तो लोगों को जगा रहा हूँ, मुर्दों से मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो जो जिंदा लाशें घूम रही है ना, उसमें जान डालना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। आप कहते हैं जाट के बेटे बोलते नहीं, चूँकि आप जाट है, जागीरदार आपके साथ उपनाम लिखते हैं और काफ़ी आक्रामक कविताएं करते भी आप। ऐसी कोई कविता जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना पसंद करेंगे? मैं भंवर सिंह को लेकर लोगों ने कहा भंवर सिंह को जागीरदार क्यों लाया, पहले इनको हराया फिर जिता रहा है। तो इसलिए लाया हूँ कि मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि भंवर सिंह शेखावत ने फिर से बदनावर में अपना तंबू ठोक दिया है। भंवर सिंह शेखावत ने बदनावर में फिर से अपना तंबू ठोक दिया है। एक विकास पुरुष राजा की जिस्मों में आने सांसों का आना जाना रोक दिया है। मतलब इसके पहले राजा की ये स्थिति थी कि किसी कार्यकर्ता की कदर ही नहीं। मैं तो राजनेता हूँ, मैं जन नेता हूँ, मैं चुनाव जीत जाऊँगा। लेकिन भंवर सिंह शेखावत का जैसे ही नाम उछाल के हम लाए, राजा की सांसें थम गई, खून में थक्के जमने लग गए कि अब क्या होगा। इसलिए लाया कि नेता के मन में, प्रतिद्वंदी नेता के मन में डर होना चाहिए। और वो डर इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनके खिलाफ, पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की गत हुई है उनके आने के बाद, उस गत को सुधारने के लिए भंवर सिंह शेखावत को लाना जरूरी था। ये वो डॉक्टर है जो इस बीमार भारतीय जनता पार्टी के शरीर का इलाज करेगा। और जब जनता की कदर होगी, जब राजा के या नेता के मन में डर, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मेरे मन में डर है कि मुझे कोई हरा सकता है तो मैं कार्यकर्ता की कदर करूँगा। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को कि अगर आदमी मकान बनाता है तो सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी वाले की बड़ी कदर होती, छत डालना, ये डालना, वो सब। और जब उसको अचानक बीच में ऐसा लगता है बरसात के आने के पहले वो व्यवस्था पूरी कंप्लीट छत वत भर लेता है। लेकिन अगर बीच में कहीं की उसको ज़रूरत लगे कि यार मावठा आ गया, मावठे के बादल आ गए, तो उस समय वो छत के पैसे नहीं करेगा। वो ठेला गाड़ी पे बिकने वाली तिरपाल लाएगा कि यार 2-4 दिन 8 दिन का समय निकल जाए, 200-500 की तिरपाल ले लें। तो तिरपाल बेचने वालों की कदर मावठे में बढ़ती है। तो ये भंवर सिंह शेखावत वो मावठा है जिसने राजा साहब की फसल बिगाड़ दी है। और जो कार्यकर्ता तिरपाल के रूप में हैं बेचने वाले, उनकी कदर बढ़ गई। मैं तो कार्यकर्ता की कदर बढ़ा रहा हूँ। उनके कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहे हैं जागीरदार विरोध कर रहा है, जबकि मैं उनकी कदर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बाकी कोई मकसद नहीं। मैं चाहता हूँ कि नेता जीते। आप पूरी ईमानदारी से अपने पार्टी के नेता के साथ रहिए, मैं जिसके साथ हूँ ईमानदारी से रहूँगा, पर उसको इतनी नज़दीक से जिताओ कि उसको हार का डर सताना चाहिए कि जागीरदार नाराज होकर बैठ गया, चुनाव हार जाएंगे। संजय प्रजापति नाराज होकर बैठ गया तो चुनाव हार जाएंगे। माननीय आप चुनाव बैठ गए, वैष्णव जी बैठ गए तो चुनाव हार जाएंगे। ये डर होना चाहिए नेता को निरंकुश मत बनाओ, लगाम अपने हाथों में रखो, क्योंकि आपने पैदा किया, आपको पैदा किया हुआ नेता अगर आपको आँख दिखाए तो फिर पैदा करने से क्या मतलब है। मेरा केवल यही मकसद है। तो ये थे हमारे साथ बदनावर के लोकप्रिय कवि जगदीश जागीरदार जी, जो कि अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास करते हैं। इनका एक उपनाम है बोलता बदनावर। पूरे बदनावर को पूरे प्रयास के साथ जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जगदीश जागीरदार जी के इस इंटरव्यू पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बदनावर से कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ पवन वैष्णव।